एक टॉपिक है आज मैनेजमेंट का, बैलेंस्ड स्कोर कार्ड। वैसे खास करके जब आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एचआरडी का पेपर पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के एसएम के टूल्स एंड टेक्निक्स को भी पढ़ना पड़ता है। वैसे इसमें बहुत सारे अप्रोचेस को आप पढ़ते हैं, लेकिन बैलेंस्ड स्कोर कार्ड जो है, जिसको हम बैलेंस्ड स्कोर बोर्ड भी बोलते हैं, ये एग्ज़ाम में शॉर्ट आंसर में ज़रूर पूछा जा सकता है। तो हम बेसिकली अगर इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इसके पिटफॉल्स, इसके पर्सपेक्टिव को समझ जाते हैं तो शॉर्ट आंसर के लिए बिल्कुल ये प्रिपेयर होगा। अब अगर नसीब ख़राब होता है बाई चांस तो लॉन्ग में आने के इसके चांसेस हैं। जैसा बता चुकी हूँ, बैलेंस्ड स्कोर कार्ड, जिसको हम बैलेंस्ड स्कोर बोर्ड भी बोलते हैं, ये एक मैनेजमेंट का कंसेप्ट है। और सिर्फ मैनेजमेंट का कंसेप्ट कहना सही नहीं होगा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का कंसेप्ट है। वैसे इसको पढ़ाया बहुत तरीक़ों से जा सकता है, जहाँ आपका टॉपिक जो है और कॉम्प्लेक्स कर दिया जाए, लेकिन मेरा मानना है कि थोड़ा आसान अगर हम इसे नहीं करते हैं तो फिर हम इसके बारे में लिख नहीं पाएंगे। बैलेंस्ड स्कोर कार्ड जो है वो एक परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने का सिस्टम है। तो इसको हम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम कह सकते हैं, या फिर मैनेजमेंट मेजरमेंट सिस्टम भी कहा जाता है। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम, अब ये नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना है। बैलेंस्ड स्कोर कार्ड जो है, इसका कंसेप्ट पहली बार 1992 में आया था। एक बुक पब्लिश हुई थी कैपलन एंड नॉर्टन की। बाद में बुक में रिवीजन हुआ और 1996 में रिवाइज्ड वर्जन जो है इसका आया है। लेकिन इस पूरे के पूरे कंसेप्ट के जो प्रोपोनेंट कहे जाएंगे, जो फाउंडर कहे जाएंगे, वो कैपलन एंड नॉर्टन रहते हैं। चलिए, जब हम बैलेंस्ड स्कोर कार्ड को पढ़ रहे हैं, मैं बता दी एक ट्रिक याद रखने का। इसको परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम कहेंगे, या इसे हम मैनेजमेंट मेजरमेंट सिस्टम भी कह सकते हैं। बैलेंस्ड स्कोर कार्ड जो है वो एक तरीके से स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का एक रास्ता है, जिसके ज़रिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस स्ट्रैटेजी या विज़न बनाते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस है, जो भी अपने स्ट्रैटेजीज या विज़न बनाते हैं, उसके अगेंस्ट में, मतलब वो जो स्ट्रैटेजी हम बना रहे हैं या वो जो विज़न हमने देखा है, बनाया है, उसके अगेंस्ट में हम कुछ स्टैंडर्ड रखते हैं, हम कुछ पर्सपेक्टिव रखते हैं, कुछ हम ऑप्शंस रखते हैं, जिसके ज़रिए स्ट्रैटेजी और विज़न के अगेंस्ट हम मेज़र करते हैं, नापते हैं कि हम जो परफॉर्मेंस हमारा हो रहा है वो सही जा रहा है कि नहीं। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन विज़न फ्यूचर के लिए स्ट्रैटेजी बनाती है भाई, उसका विज़न भी होता है, लेकिन वो जो स्ट्रैटेजी विज़न बनाए हैं वो सभी पैमाने पर, खास करके यहाँ पर 4 पर्सपेक्टिव आपको पढ़ना है जो कैपलन एंड नॉर्टन ने दिया है, उस चारों स्टैंडर्ड पर फिट है कि नहीं, हम जो काम कर रहे हैं हमारा स्ट्रैटेजी विज़न सही जा रहा है कि नहीं, उसके लिए ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा है। परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने का ये बेस्ट वेपन है, खास करके जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि आपको मालूम है कि ट्रेडिशनली ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को मेजर सिर्फ क्वांटिटिव एस्पेक्ट को किया जाता था, सिर्फ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव को देखा जाता था। लेकिन बैलेंस्ड स्कोर कार्ड ने आपको एक नज़रिया दिया कि नहीं भाई, सिर्फ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से नहीं, सिर्फ फाइनेंशियल रिजल्ट को ही हम नापने से, मापने से कुछ नहीं होने वाला है। ये तो एक रास्ता है, ये तो सिंगल डायरेक्शनल वेज है। आपको हर पैमाने पर परफॉर्मेंस को नापना होगा। क्वांटिटेटिव वे में तो हम नंबर्स को तो कैलकुलेट कर ही रहे थे,
प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, रेवेन्यू कितना आ रहा है, कैश का इनफ्लो क्या है, आउटफ्लो क्या है, वो सब तो ऑर्गेनाइजेशन में चल ही रहा है। लेकिन बेसिकली बैलेंस्ड स्कोर कार्ड कहता है कि सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट से आप अपने स्ट्रैटेजी विजन को नाप रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं, अपने परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं, ये सही बात नहीं है। सही मामले में आपको परफॉर्मेंस को अगर मॉनिटर करना है तो आपको नॉन फाइनेंशियल रिजल्ट को भी देखना होगा, सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को भी देखना पड़ेगा। तो कैपलन एंड नॉर्टन ने कहा कि सिर्फ एक तरीका जो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव को प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट नाप रहे हैं, देख रहे हैं, फाइनेंशियल हेल्थ पता कर रहे हैं किसी भी बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन का, वो ठीक रास्ता नहीं है। हमें नॉन फाइनेंशियल मेजर्स को भी देखना पड़ेगा। वैसे पुराने समय में सिर्फ अकाउंटिंग डाटा जो है उसी के जरिए ही परफॉर्मेंस को नापा जाता था, मापा जाता था कि कोई ऑर्गेनाइजेशन कितना ग्रो कर रही है। मगर आज जब बिजनेस एनवायरनमेंट में इतनी अनसर्टेनिटी है तो कहीं ना कहीं बैलेंस्ड स्कोर कार्ड जो है वो एक रास्ता आपको दिखाता है कि बस एक रास्ते में चलने से पैसा पैसा फाइनेंस कैलकुलेशन इससे काम नहीं चलेगा। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के साथ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जो है उसको भी देखिए, उसको भी कंसीडर करिए, वो भी ज़रूरी है। तो जो भी स्ट्रैटेजी या विज़न किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है उसको वो कुछ फैक्टर्स होते हैं उसके अगेंस्ट वो मेज़र करता है ताकि ये पता करने के लिए कि परफॉर्मेंस उनके ऑर्गेनाइजेशन का सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो क्वांटिटेटिव नंबर्स पर बहुत बातें हो गई, बहुत सारी थ्योरीज ऐसी रही जिन्होंने बताया कि सिर्फ क्वांटिटेटिव नंबर ही चल रहा है। बैलेंस्ड स्कोर कार्ड ने बस ये बताया कि ये जो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव का इसका इतना हवा बना है, चलो ठीक है, लेकिन इस अप्रोच को बैलेंस किया जाए, इसीलिए इसका नाम है बैलेंस्ड स्कोर कार्ड। तो इस अप्रोच का मकसद ही यही है कि वो बैलेंस प्रोवाइड करे फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव को। अब फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव ट्रेडिशनली ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस अकाउंटिंग डाटा को ही कैलकुलेट किया जाता था पता करने के लिए कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अगर सही है या बुरा है, तब पूरे के पूरे कंपनी के परफॉर्मेंस का एनालिसिस हो जाता था। लेकिन आज के समय में, आज के सिनेरियो में ये सही तरीका नहीं है। तो बैलेंस्ड स्कोर कार्ड जो है वो बोलता है कि जो विज़न है, जो आपकी स्ट्रैटेजी है, अब उसको ट्रांसलेट करना है हमको एक्शन में। और ये एक्शन सिर्फ ऐसे नहीं है, बैलेंस्ड स्कोर कार्ड का ये मतलब यही है, मकसद यही है कि बिजनेस में जो परफॉर्मेंस हो रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्ट्रैटेजी बना रही है, उसको 4 एरियाज में उसका कंसर्न होना चाहिए, 4 एरियाज में हमारा फोकस होना चाहिए। एक जो हम आप सभी जानते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव बोलिए या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बोलिए। अब इसको फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव जो है वो कहता है कि किसी भी तरीके से आपको अपनी वैल्यू को बढ़ाना है। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ाएगी? तो ऑर्गेनाइजेशन अपनी वैल्यू को ऐसे बढ़ा सकती है कि वो कॉस्ट को कम करके बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को दे। तो एक जरिया है जिससे आपका फाइनेंशियल जो है वो स्ट्रेंथन पोजीशन रहे, फाइनेंशियली आप साउंड रहें। दूसरी बात, अब इंटरनल बिजनेस प्रोसेस जो है, दूसरा पर्सपेक्टिव जो है बैलेंस स्कोर कार्ड का, वो है इंटरनल बिजनेस प्रोसेस। ये कहता है कि भाई अपने स्टेक होल्डर्स को और जो लोग शामिल हैं, जो प्रोडक्टिविटी को, ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव एफिशिएंट रखे हुए हैं, जो क्वालिटी पर फोकस कर रहे हैं, अब हमको अपने बिजनेस के इंटरनल मैटर को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अब एक जो है वो पर्सपेक्टिव है लर्निंग एंड ग्रोथ। अब लर्निंग एंड ग्रोथ अगर आप कहीं भी सुन लेते हैं तो आपका HR स्पेशलाइजेशन है, आपका दिमाग जाना चाहिए। लर्निंग और ग्रोथ की बात कौन करता है? तो HRD करता है भाई, HR करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब हमको अपने ग्रोथ पर, अपने ट्रेनिंग पर, अपने डेवलपमेंट पर, अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर, इन सभी चीज़ों पर फोकस करना होगा। जैसे मैं अभी आपसे बात की फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, अब कैसे हम मेज़र करते हैं किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव पे, कैसे गौर करते हैं? तो क्या आ रहा है, रिटर्न ऑफ कैपिटल क्या है, इसके अलावा सेल का ग्रोथ कैसा दिख रहा है, इसके अलावा कैश फ्लो कैसा जा रहा है, ये सारी बातों को कंसीडर करते हैं। इसके अलावा
कस्टमर जो है एक पैमाना वो भी है कस्टमर का नॉलेज। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन तो सबसे ज़रूरी है। प्रोडक्ट तो बन गया, सब हो गया, बिक्री हो गई, लेकिन जब कंज्यूमर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर हम मार्केट शेयर कैसे कैप्चर करेंगे? लोग ही खुश नहीं हैं, प्रॉफिटेबिलिटी पर फ़र्क पड़ जाएगा अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है। तो कस्टमर के सेटिस्फैक्शन का मतलब है कि आप अच्छा कर रहे हैं, ये पता चलता है। ये जो कस्टमर का पर्सपेक्टिव है, इसमें मार्केटिंग भी आ गया, इसमें इंटरनल बिजनेस प्रोसेस भी आ गया, इनोवेशन होनी चाहिए। आजकल लोग प्रोडक्ट लेते हैं तो उनको चाहिए भाई पोस्ट सेल सर्विसेज चाहिए। इसके अलावा क्वालिटी जो है वो सही चाहिए। कंपनीज जो भी प्रोडक्ट में डील करती है, कस्टमर चाहते हैं कि उनका सारा नीड उससे फुलफिल हो जाए, तो उस पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। तो 4 पर्सपेक्टिव ध्यान देंगे। एक है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, दूसरा है कस्टमर नॉलेज, थर्ड है इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस और चौथा है लर्निंग ग्रोथ। ये 4 बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। अब कस्टमर खुश है मतलब सेल्स हमारा बढ़ गया है, और जब सेल्स बढ़ गया है तो भाई खुश हो जाइए, अच्छा संकेत है। इंटरनल बिजनेस प्रोसेस में कुछ और भी बातें हैं, जैसे कि अगर किसी कस्टमर ने प्रोडक्ट ले लिया तो फिर उसको रिपेयर वो चाहता है, उसको पोस्ट सेल सर्विसेज भी चाहिए होता है, वारंटी भी चाहिए होता है, उसके पास ये सारी सुख सुविधा होनी चाहिए कि अगर प्रोडक्ट ख़राब है, उसमें कुछ डिफेक्टिव है तो वो रिटर्न कर पाए। लर्निंग ग्रोथ का मतलब यहाँ एम्प्लॉय ज़्यादा से ज़्यादा उसका रिटेंशन ऑर्गेनाइजेशन में रहे। एम्प्लॉय टर्नओवर नहीं बढ़ना चाहिए कि छोड़कर लोग जा रहे हैं बार बार। इसके अलावा एम्प्लॉय का ट्रेनिंग स्किल और उसका मोराल हमेशा हाई होना चाहिए। लर्निंग एंड ग्रोथ पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है। इसके अलावा क्रिटिकल टाइम में किस तरीके से हमारा जो मैन पावर है वो परफॉर्म करता है, उसको भी देखना होगा। तो आप किसी भी चीज़ को कॉपी कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन जो उसके मैन पावर है, जो उसके ह्यूमन रिसोर्स है, कोई कंपनी इसको कॉपी नहीं कर सकती है। तो आपका मैन पावर जो है, कॉर्पोरेट का स्ट्रेंथ जो है उसके लोगों पर होता है, और जब पीपल पे डिपेंड करता है तो उनके मोराल के लिए, उनके ट्रेनिंग के लिए, उनके स्किल के लिए आपको फिर मर मिटना होगा, आपको ध्यान देना होगा, ताकि जो हमारे वर्कर्स रहें, जो हमारे एम्प्लॉय रहें, वो ट्रेंड रहें। एक सवाल जो आपके मन में आता होगा कि क्यों भाई बैलेंस स्कोर कार्ड ही क्यों? तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को मेज़र करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मान के चलिए कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो बार बार उसके टेस्ट क्यों कंडक्ट कराए जाते हैं? ये देखने के लिए कि वो अब तक कैसा परफॉर्म कर रहा था, क्या चांसेस है, किस सेक्शन में वो लोअर है, किस में वो SWOT एनालिसिस एक तरीके से है, आप ये भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट जो है, इसका एनालिसिस ज़रूरी है कि क्या क्या हमारे स्ट्रेंथ हैं, किस चीज़ में हम लैग कर रहे हैं। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव आज नहीं, सदियों से तो चला आ रहा है कि हम अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को ही मेज़र करते आए हैं। लेकिन आज जिस तरीके से बिजनेस वर्ल्ड का डिमांड है, जितनी अनसर्टेनिटी है कि मैनेजर्स जो हैं वो एकदम कॉम्प्लिकेटेड, बिल्कुल कॉप्स वेब में फंस चुके हैं, क्या ले, कौन सा डिसीजन ऐसा ना हो कि उनको ही बैकफायर कर दे। तो इसलिए ज़रूरी है बैलेंस स्कोर कार्ड। क्यों ज़रूरी है, उसमें कुछ और पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं कि स्ट्रैटेजी पर हम फोकस करते हैं। स्ट्रैटेजी पर तो हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फोकस करता है, लेकिन बैलेंस स्कोर कार्ड अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में लागू करते हैं तो फिर हम रिजल्ट को लेकर के भी सोचेंगे। कई कंपनियों को आप देखेंगे वो रिजल्ट पर ज़्यादा फोकस नहीं करती है, और इसी के कारण कंपनियों पे शट डाउन बहुत जल्दी हो जाता है, उनका टर्मिनेशन वो समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन में जो स्ट्रैटेजी बनाई गई है उसका अलाइनमेंट भी बहुत ज़रूरी है। वर्कर भी डे टू डे बेसिस पर काम कर रहे हैं, अब वो काम कर रहे हैं तो उनके भी वीक एरियाज को, उनके स्ट्रेंथ सेक्शन को और मजबूत करना हो, ताकि फ्यूचर का जो परफॉर्मेंस है, क्यों परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम है भाई बैलेंस स्कोर कार्ड। तो यही जो फ्यूचर है, यही जो हमारे HR पर्सन है, यही जो हमारे पीपल हैं, उन्हीं के तो परफॉर्मेंस को भी तो बढ़ाना होगा, उन पे भी तो फोकस करना होगा। जो ऑर्गेनाइजेशन में हमने विज़न डेवलप किया है, जो स्ट्रैटेजी हमने प्लान की है, अब कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। अब कम्युनिकेशन किसके साथ करना होगा? तो इसमें टॉप डाउन भी होगा और डाउन अप अप्रोच भी लगाना पड़ेगा हमको। अब टॉप डाउन में है कि ऊपर से तो
मैटर जो है जा ही रहा है, नोटिस मैसेज सब तो नीचे जा ही रहा है, लेकिन नीचे वाले लोग भी बताएं कि किस सेक्शन में हम लोग वीक पड़ रहे हैं, हमें और किस किस एरियाज़ पर कंसर्न करना चाहिए। तो बैलेंस्ड स्कोर कार्ड जो है वो कॉम्बिनेशन है 4 एरियाज का। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी मेज़र करना, कस्टमर को भी इंक्लूड करना, इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस को भी देखना और लर्निंग एंड ग्रोथ को भी देखती रहना। तो बैलेंस्ड स्कोर कार्ड का जो मेथड है वो कैपलन और नॉर्टन ने दिया है। ये एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच है जिसका काम ही है कि ये एक टूल है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम है, जो ऑर्गेनाइजेशन ने जो विज़न क्रिएट किया है, जो स्ट्रैटेजी बनाई है, अब उसको इम्प्लीमेंट कराना है, लेकिन 4 तरीके से हमें उसको मापना है, मेज़र करना है। अब मैनेजर को चाहिए कि ये जो 4 पर्सपेक्टिव है खुद से सवाल करे और जहाँ पर वो लैग कर रहा है उस पर फोकस करें। अब कुछ की सक्सेस फैक्टर हैं जो हमें सोचना चाहिए ताकि हम बैलेंस्ड स्कोर कार्ड को इम्प्लीमेंट करें। तो थोड़ा बहुत कुछ जो है, कुछ कमिटमेंट चाहिए, कुछ काम करना पड़ेगा, नहीं तो इतना बड़ा जो हम मॉडल पेश कर रहे हैं वो वर्क नहीं कर पाएगा। तो पहला इसमें जो की सक्सेस फैक्टर है वाइल इम्प्लीमेंटिंग बैलेंस स्कोर कार्ड, तो वो है ऑब्टेनिंग एग्जीक्यूटिव स्पॉन्सरशिप एंड कमिटमेंट। एक बात बताइए, स्ट्रैटेजी मेकिंग का, डिसीजन मेकिंग का काम तो टॉप लेवल के पास में है, तो अगर वही कमिटमेंट नहीं दिखाएंगे तो बैलेंस्ड स्कोर कार्ड जो कि परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये ऑर्गेनाइजेशन में लागू ही नहीं हो पाएगा, यूज नहीं हो पाएगा। इसके अलावा एक बड़ा चैलेंज ये भी होता है कि सारे लीडर्स को, मैनेजर्स को, सबको इसके बारे में बताना और सबको इन्वॉल्व करना, क्योंकि हर एंगल से मेज़रमेंट करना ये क्या आसान टास्क है, रैदर ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये लगातार होने वाली चीज़ है। ऐसा नहीं है कि हमने 1 महीना कर दिया कि हमने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेज़र कर लिया, हमने कस्टमर पर्सपेक्टिव देख लिया, हमने बिजनेस प्रोसेस पर्सपेक्टिव देख लिया, हमने लर्निंग एंड ग्रोथ को देख लिया, काम हो जाएगा। हर एरियाज़ में प्रॉपर वर्क करना, मेज़र करना किसमें हम लैग कर रहे हैं, ये रियली जो है कॉम्प्लेक्स टास्क है। इसके अलावा जब आप ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नया लाते हैं तो एम्प्लॉय में रेसिस्टेंस टू चेंज नज़र आता है, वो रेसिस्ट करेंगे। नया मॉडल है, अब हमको उनके अंदर फियर ऑफ अननोन है, ज़्यादा मेहनत करना होगा, तो 2 वे कम्युनिकेशन की ज़रूरत है अगर आप बैलेंस्ड स्कोर कार्ड को किसी ऑर्गेनाइजेशन में लाना चाहते हैं। क्योंकि पहले वर्कर्स को लगता था कि अरे फाइनेंसी वालों का काम है, वही देखते रहें बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, लेकिन अब जो है इसका एरिया बड़ा हो गया है, क्योंकि एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट टूल है। अब लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए इसका फ़ायदा तो बहुत है, लेकिन शॉर्ट टर्म अगर आप सोचेंगे कि तुरंत देख करके, माप करके इसको छोड़ देते हैं मेज़र करके, तो फिर उससे काम नहीं बनेगा। तो लॉन्ग टर्म जर्नी को सोच करके आप बैलेंस स्कोर कार्ड को लागू करें, लेकिन इसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट में इसका असर भी उतना नहीं दिख पाएगा। तो अगर लंबी चौड़ी स्ट्रैटेजी बनाए हैं तो लागू करके देखिए और शुरुआत करनी चाहिए। इसके अलावा अगर बैलेंस्ड स्कोर कार्ड, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी नहीं कि कस्टमर पर्सपेक्टिव को मापने के लिए प्रॉपर टूल टेक्निक हो, या फिर इंटरनल बिजनेस प्रोसेस को चेक करने के लिए टूल टेक्निक हो, लेकिन इस एरियाज़ में रिसर्च जो है हमेशा चलते रहते हैं, तो आप प्रॉपरली जो है इसको इस्तेमाल कर सकते, यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है तो आप आउटसाइड पर्सन्स का भी हेल्प ले सकते हैं, जो बड़े प्रोफेशनल हैं, जिनके ऑर्गेनाइजेशन में, जिन कंपनियों में पहले से ये लागू है, या ऐसे बड़े प्रोफेशनल होते हैं जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट टूल्स में डील करते हैं। अब सिर्फ अच्छाइयाँ तो नहीं रहेंगी, कुछ बुराइयाँ भी हैं। अगर हमारी स्ट्रैटेजी जो हमने बनाई है, मैनेजर्स हो, लीडर्स हो, अब पूरा का पूरा सारा मामला जो है वो वेल डिफाइंड स्ट्रैटेजी पर टिका हुआ है, अगर इसमें हम लैक करेंगे, अगर लैक ऑफ वेल डिफाइंड स्ट्रैटेजी रही, तो बैलेंस्ड स्कोर कार्ड अच्छे से काम करता हुआ नज़र नहीं आएगा, असर ही नहीं दिखेगा। दूसरी बात, अगर स्ट्रैटेजी सही है लेकिन इसमें जो हमको इतने सारे मैट्रिक्स हैं, हमको 4 तरीक़ों से, 4 पर्सपेक्टिव में अपने परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना है, तो फिर
कई बार होगा क्या कि कुछ फैक्टर्स हमारे लिए पॉजिटिव आएंगे, कुछ स्तर जो है कुछ पर्सपेक्टिव में हमारा परफॉर्मेंस बिल्कुल लो होगा। लेकिन अगर लो होगा, अगर लो हमारा कुछ सेक्शन में है, जैसे हो सकता है कि हम कस्टमर पर्सपेक्टिव में सही रहें लेकिन बिजनेस प्रोसेस पर्सपेक्टिव में लो रहें, या लर्निंग एंड ग्रोथ में भी हम लोग स्लो रहें, तो कई बार ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल की ये गलती हो जाती है कि वो जो उनका रह गया है जिसमें वो थोड़े वीक हैं, तो जो लैगिंग मेजर्स है उस पर ज़्यादा फोकस कर देते हैं, और लीडिंग मेजर्स जो है जिसमें वो अच्छा कर सकते हैं या जो उनका अच्छा पार्ट है, जैसे फाइनेंशियल पोजीशन सही है, इसके अलावा कस्टमर पर्सपेक्टिव सही है, तो लीडिंग मेजर्स में ज़्यादा अगर ध्यान दे दें तो भी सही रहेगा। कई बार जो ख़राब पोजीशन पर जो मेज़र हमने किया है, जैसे कि कुछ पर्सपेक्टिव में ऑर्गेनाइजेशन कंपनी जो है बहुत पीछे चल रही है, लेकिन अब टॉप लेवल मैनेजमेंट अपना ध्यान शिफ्ट कर देता है और लैगिंग पर इतना ज़्यादा हम फोकस कर देते हैं कि जो जिसमें हम लीड कर रहे हैं हम उसमें भी फ्लॉप हो जाते हैं। कई बार बैलेंस्ड स्कोर कार्ड बना बनाया किसी कंपनी के मॉडल को हम चोरी भी कर लेते हैं, अपनी कंपनी में अपने ऑर्गेनाइजेशन में ले आते हैं, तो ये कॉपी करने की चीज़ नहीं है। और वैसे भी बड़ा फेमस सेइंग है कि वन साइज डजंट फिट्स ऑल, तो अब एक ही साइज सब में चलने वाला है नहीं, तो अपने तरीके से आपकी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को देखते हुए परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम को, मेजरमेंट सिस्टम को यूज करना चाहिए। पहली बात तो एक बात और समझना पड़ेगा कि नया कॉन्सेप्ट है, स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन के लिए है। जो स्ट्रैटेजी विज़न हमने देख लिया है, बना लिया है, माइंड मैपिंग हो चुका है, अब उसको एक्शन में ट्रांसलेट करना है, जो कि टफ टास्क होगा। कई बार होता है कि मैनेजर चाहते हैं कि वो जितना अच्छा रिजल्ट चाहें, कई बार होता है कि वो रिज़ल्ट मिल नहीं पाता है, तो फिर वो डिस्करेज हो जाते हैं। तो नया कॉन्सेप्ट है, स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट का टूल है, अगर ध्यान दिया जाए, हर एरिया में कंसर्न दिखाया जाए, तो ऑर्गेनाइजेशन के पास एक अच्छा सिस्टम डेवलप हो पाएगा, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाएगा। कई बार क्या होता है कि ये जो 4 पर्सपेक्टिव है, तो जो भी एम्प्लॉय इन चारों पर्सपेक्टिव से जुड़े हैं, जैसे फॉर एग्जांपल HR सेक्शन से लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव वाले जो पर्सन है, कई बार लालच बस जो है कि उनको रिवॉर्ड मिलेगा अगर उनका सेक्शन का परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम हुआ, इस बैलेंस्ड स्कोर कार्ड देखा गया, तो वो अच्छा गेन करेंगे। तो जैसे तैसे भी वो हड़बड़ी में, क्योंकि उनको मेज़र किया जा रहा है, काम करके निकल जाते बस लालच में कि उसको इसके बदले रिवॉर्ड मिलेगा, जो कि गलत है, वैसा नहीं करना चाहिए। तो 4 पर्सपेक्टिव को लर्न करने का तरीका मैं बनाई हूँ FCIL। F मतलब फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, C मतलब कस्टमर, I मतलब इंटरनल प्रोसेस और L मतलब लर्निंग ग्रोथ। आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। इसके अलावा एक सिंपल स्टोरी भी बनाया गया है कि फाइनेंशियल मतलब योर मनी इन द बैंक, कस्टमर हैप्पीनेस, कस्टमर मतलब योर फ्रेंड्स हैप्पीनेस, इंटरनल प्रोसेस जो है हाउ विल यू डू योर डेली रूटीन। तो हाँ भाई, यहाँ पे तो हम कमज़ोर हो जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरनल सिस्टम है, कई बार वही ऐसे नए क्रिएटिव चीज़ों को स्वीकार ही नहीं कर पाता है। लोगों को लगता है, एम्प्लॉय को लगता है कि अब तो और नया टास्क आ गया है, अब हमको हर चीज़ का ख्याल रखना होगा, तो वो जो फांकी मार रहे होते हैं उनके लिए बड़ा हार्ड हो जाता है। लर्निंग ग्रोथ जो है उसके लिए तो ज़रूरी है, स्किल जो है इम्प्रूव करना एम्प्लॉय का। और जाहिर सी बात है, सिर्फ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव नहीं, उसमें 3 मेज़रमेंट करने का 3 पर्सपेक्टिव और दिया है कैपलन एंड नॉर्टन ने, और बोला है कि भाई इसके सहारे सिर्फ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव के द्वारा नहीं, ये 3 जो नॉन फाइनेंशियल मेजर्स हैं, इसके थ्रू फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव को बैलेंस करो, तब जा कर के सही मामले में ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव भी हो जाएगा, एफिशिएंट भी हो जाएगा। तो बैलेंस स्कोर कार्ड बैलेंस करता है, जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिजल्ट और लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी इसको जोड़ता है। और देख सकते हैं कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस के लिए बस आज की बात नहीं करता है। अगर कोई चीज़ घट गया है, मान के चलिए कस्टमर पर्सपेक्टिव में हमारी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी जो है कस्टमर सेटिस्फाइड ही नहीं है, तो फिर क्या वो कारण रहा, उसके कॉज को आइडेंटिफाई करना, जिस कारण कस्टमर के अंदर ये डिससेटिस्फैक्शन नज़र आ रहा है, उन सबको भी कंसर्न में लाना जो है उसकी ज़रूरत होती है। इसके अलावा बेनिफिट्स को आप पढ़ सकते हैं बैलेंस स्कोर कार्ड का। क्लैरिटी इन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मैं बता दी, वेल डिफाइंड स्ट्रैटेजी होना चाहिए, अलाइनमेंट होना चाहिए गोल का, क्योंकि वर्कर्स के अपने पर्सनल गोल होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का भी अपना गोल होता है, इंडिविजुअल गोल प्लस ऑर्गेनाइजेशनल गोल
इक्वल टू बैलेंस्ड स्कोर कार्ड करना पड़ेगा। इसके अलावा परफॉर्मेंस मेजरमेंट तो भाई उसका तो बेस्ट टेक्निक टूल है। इसके अलावा अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जो है वो भी बढ़ती है। हम रिस्क लेने को लेकर के रेडी हो जाते हैं, हम काम करने को लेकर के रेडी हो जाते हैं। और ख़ास करके मुझे लगता है कि क्वालिटी इससे अच्छी हो जाती है। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए भी बैलेंस्ड स्कोर कार्ड की ज़रूरत है। एक तरीके से री इंजीनियरिंग का कार्यक्रम है और कस्टमर को जो हम सर्विस देते हैं और अच्छा देने लगते हैं, और इससे हमारा होल ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस बढ़ जाता है, सिर्फ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव नहीं देखते हैं। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये अप्रोच। वैसे आप देखिएगा। अब बैलेंस्ड स्कोर कार्ड जो है एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट टूल है। एग्ज़ाम में आप शॉर्ट करके टुकड़े टुकड़े में आप इसको लिख सकते हैं। डेवलप 90s में हुआ था, लेकिन 1992 में बुक में आया था, फर्स्ट पब्लिश हुआ था कैपलन एंड नॉर्टन का बुक में। बाद में रिवीजन हुआ बुक का 1996 में। पर्पस यही था कि जो बिज़नेस की एक्टिविटी है उसमें अलाइनमेंट रहे, विज़न स्ट्रैटेजी जो है उसको हम लोग 4 पर्सपेक्टिव में नापे। बस सिर्फ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को मेज़र करने से कुछ नहीं होगा। तो 4 की पर्सपेक्टिव रहा, फाइनेंशियल रहा, कस्टमर रहा, इंटरनल बिजनेस प्रोसेस रहा, लर्निंग ग्रोथ रहा। अब फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में क्या क्या रहा मैं बता ही रही थी, कस्टमर में क्या क्या रहा आप देख सकते हैं, इंटरनल में क्या क्या है ये भी बताई हूँ। तो बस मेरा काम था कि बाद में इसको स्क्रॉल कर दूँ, लाइन बाय लाइन पढ़ने से बेटर है, कहानी की तरह इसको बताई हूँ। आप इसको लिख सकते हैं, डायग्रामेटिक वे में भी बना सकते हैं, बॉक्स में डाल करके भी बना सकते हैं। और मैं बताऊँ कि इसमें सबसे ज़्यादा होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन में आप कुछ नए टूल टेक्निक्स को लेकर आते हैं तो रेसिस्टेंस एम्प्लॉय के साइड से दिखता है। वो नए चीज़ों को करना नहीं चाहते हैं, उनको लगता है कई बार कि ये फ्लेवर ऑफ द मंथ है, आया है चला जाएगा, नया नया है, बस बॉस भाषण दे रहे हैं, इतना मानना नहीं है, इतना मेहनत कौन करेगा। तो कहीं ना कहीं टॉप से लेके बॉटम और बॉटम से लेकर अप हर जगह कम्युनिकेशन हमारा बहुत सही होना चाहिए, तब जा कर के हम BSc को ऑर्गेनाइजेशन में शामिल कर सकते हैं और उसके लिए बड़े खुशी खुशी उसको हम स्वीकार कर सकते हैं। तो कैसे ओरिजिन रहा, पर्पस क्या रहा, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों ही पर्सपेक्टिव को देखना है, चेक करना है। ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ तभी पता चल पाएगा। आप धीरे धीरे करके स्लो डाउन कर करके इसको ईजिली लिख सकते हैं और एग्ज़ाम में बैलेंस्ड स्कोर कार्ड शॉर्ट में आने का बहुत चांसेस है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अब क्योंकि वीडियो का एंड होने वाला है, पीटर ड्रकर का आपने देखा, डेविड नॉर्टन ने भी एक स्टेटमेंट दिया है, बड़ी फेमस बातें कही गई हैं। तो स्ट्रैटेजी को एक्शन में ट्रांसलेट करने कह रहे हैं, लेकिन एक जो है बड़ा मेरा फेवरेट कोट है, तो आप भी ज़रा सुन लें। यू कैन नॉट मैनेज वाट यू डू नॉट मेज़र। तो आप उसको मैनेज ही नहीं कर सकते हैं जिसको आप मेज़र नहीं कर सकते हैं। तो पानी की गहराई को मापना ज़रूरी है, नहीं तो आप कूद जाएंगे अगर अचानक से तो डूब जाएंगे। वही बोल रहा है ये फेमस सेइंग कि अगर आपको मालूम होता है कि आपका खतरा कितना गहरा है, आपको कितना हार्म हो सकता है, लॉस हो सकता है, तो फिर आप बड़े रिस्क नहीं लेंगे। तो अगर आपके पास एक मेज़रमेंट का स्केल है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नुकसान कितना है, फ़ायदा कितना है। तो ये बिल्कुल परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, पता चलता है। जैसे हमारे मार्कशीट से हमारा साल भर हमने क्या मेहनत किया वो पता चलता है, उसी तरीके से कंपनीज़ ने कितना ग्रोथ किया है, कितने लॉस में है, कौन सा लीडिंग एरियाज़ हैं उनका, कितना लैगिंग कर रहे हैं, वो सारी बातें इससे पता चलती है। तो यू कैन नॉट मैनेज व्हाट यू डू नॉट मेज़र।